वैल्यू ऑफ सप्लाई एक नया चैप्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसी में 5 नंबर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, 100% आता ही है वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, और बहुत इजी है। आपको सिर्फ चैप्टर का नाम याद रखना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसकी जरूरत क्या है, वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होता है। जीएसटी तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू हो, और उस वैल्यू पे क्या लगाया जाता है, जीएसटी रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। इससे हमको क्या मिल जाता है, जीएसटी मिल जाता है। इन जनरल आपने देखा होगा कि बिल में आपने देखा होगा टैक्सेबल वैल्यू लिखी होती है, बस वही टैक्सेबल वैल्यू ही है वैल्यू, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें 4 से 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू का। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको वैल्यू को अगर मैं बोलूँ, बेसिकली इसको ट्रांजेक्शन वैल्यू ही बोलते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ को लेकर आते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू ही बोलेंगे। ट्रांजेक्शन वैल्यू जो कि फेयर है, किसी प्रकार का उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा, किसी भी प्रकार का उसकी प्राइस पे कोई ना कोई किसी भी प्रकार से कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। जैसे कि हम अपने वालों को, अपने करीबी लोगों को यानी रिलेटेड पर्सन को कम प्राइस पे दे देते हैं। अगर हम कम प्राइस पे देंगे तो सरकार का नुकसान होगा उसमें, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी। सरकार की मंशा क्या होगी, वैल्यू हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो या फेयर हो। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो हम वैल्यू को हम कम कर दें, मान लो, तो वैल्यू कम करेंगे तो सरकार का जीएसटी कम कैलकुलेट होगा। बस में आ रहा है, जितनी वैल्यू होगी उससे ज़्यादा उतना जीएसटी होगा, वैल्यू कम होगी जीएसटी कम होगा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि वैल्यू से कोई छेड़छाड़ हो, इसलिए उन्होंने एक बात तो बोल दी सेक्शन 15(1) में कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ही वैल्यू मानी जाएगी। ट्रांजेक्शन वैल्यू कौन सी, इसमें देखो 2 शब्द और लिखे हुए हैं। मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू वही वैल्यू होती है जो कि किसी नॉन रिलेटेड पर्सन को सेल किया जाता है, मतलब रिलेटेड को नहीं किया जाता, क्योंकि रिलेटेड मतलब कि अपने वाले को दे दिया आपने। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ी भी है अपन ने, लेकिन रिलेटेड पर्सन बोले तो अपने वाले व्यक्ति को देंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी प्राइस से छेड़छाड़ हो जाएगी, राइट। ऐसा ही सोल कंसेशन होना जरूरी है। सोल कंसेशन मतलब उसका एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। अब उसमें भी अगर आप मान लो कोई मॉनेटरी टर्म में कुछ दे रहा है, कुछ वो नॉन मॉनेटरी में दे रहा है, तो इससे वैल्यू में इंपैक्ट आ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि मेरी फीस 10,000 है, मैं आपसे 6,000 रुपये लेता हूँ, और बाकी उससे मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक काम करना, आपके पास वो मोबाइल रखा हुआ है छोटा मोटा, वो मेरे को दे देना। तो प्राइस एक्चुअली वो सोल कंसेशन नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर आपको मॉनेटरी के साथ नॉन मॉनेटरी चीज़ भी दी जा रही है, तो सोल कंसेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे समझिएगा, जब भी सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो रिलेटेड पर्सन को सेल किया जाए या ऐसे सोल कंसेशन नहीं हो, तो उस केस में ये ट्रांजेक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं की जाएगी। बात समझ आ रहा। अगर मैं इस शब्द में बोलूँ तो वैल्यू फेयर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। वैल्यू में अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो गई ना, तो ये समझना कि सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) नहीं लगेंगे। फिर क्या लगेगा, सेक्शन 15(4) लगेगा। अब आपको मैं बता दूं कि 15(4) का क्या मतलब। सेक्शन 15(4) बोलता है कि आप अगर सेक्शन 15(4) यानी कि अगर किसी रिलेटेड पर्सन को अगर आपने ट्रांजेक्शन किया गया है या सोल कंसेशन नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 15(4) ये बोलता है कि आपको 15(1), 15(2), 15(3) नहीं अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, रूल्स पे आना होगा। यहां पे अलग से एक रूल्स बनाए गए हैं, वैल्यूएशन रूल्स हैं। इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ पे रूल्स हम पढ़ेंगे अभी। तो रूल्स मतलब कब लगेंगे, जब आप किसी रिलेटेड पर्सन को सेल करोगे या फिर सोल कंसेशन ना हो, तो उस केस में रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। और रूल्स भी बहुत सारे हैं आपके बुक में, लेकिन मैं कुछ लिख देता हूँ। रूल 27, 28, 29, 30, 31, ये मेन रूल्स है। इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई है, और भी रूल्स होंगे। 31A और भी हैं, आप पढ़ते जाएंगे। रूल 32, 33, 34, तो ये सारे रूल्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये लिस्ट देख के घबराना मत। हाँ, ये जरूर है कि आप जब हम बात करेंगे रूल्स की, तो उसमें एक एक करके हम रूल्स पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी आपको पूरा फोकस करना ट्रांजेक्शन वैल्यू पे होना चाहिए, और सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) पे होना चाहिए। अगर मैं नट सेल में बात करूं तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है 15(1) + 15(2) - 15(3), यानी कि 15(1) मतलब कि जो एक्चुअल में बेस प्राइस होगी, यानी प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई। इस सप्लाई के लिए आपने जो बेसिक प्राइस दी होगी वो उसकी प्राइस मानी जाएगी। इसलिए साफ शब्दों में बोलूंगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई, राइट। ये 15(1) में आएगा, जो कि गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा।
यहां दिमाग नहीं लगाना है आपको। फिर 15(2) में कुछ और भी बातें लिखी होंगी, तो इन्होंने क्या करा है कि इसको प्लस कर दिया। 15(1) में ये चीजें शामिल होंगी, इंक्लूड्स वर्ड आ रहा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। इंक्लूड्स मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होंगी, तो मैं बोलूंगा ये भी सेक्शन वाइज पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सेक्शन खाली सेक्शन नहीं है। इन सेक्शन से आप ये चीजें याद रख सकते हो कि हमें क्या चीजें ऐड करनी है। ठीक है, इसी में की छुपी हुई है, आंसर छुपा हुआ है। 15(2)A, 15(2)B, 15(2)C, 15(2)D, 15(2)E। अब मैं इसको याद करने के लिए कैसे बोलूंगा कि इसको याद कैसे रखना है। ये 5 चीजें ऐड होंगी, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना ऐसे दिया रहता है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं, तो अब अपने को पता होना चाहिए इसको प्लस करना है, माइनस करना है, इग्नोर करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब आप सेक्शन 15(2) को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें क्या क्या चीज शामिल होगी। 15(2)A में लिखा हुआ है एनी टैक्सेस, एनी तो ये ए से एनी याद करिएगा, तो इससे सब चीजें याद आ जाएंगी। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, और भी कितने प्रकार के नाम बोल सकते हो आप टैक्स के लिए, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको एक बार रीड करिएगा, आपको सिर्फ वर्ड एक पर पकड़ना है एनी, तो इससे याद हो जाएगा सारी चीजें, राइट। तो आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस। अब देखो फीस बोल दिया तो इसका मतलब वो नहीं, टैक्सेस ही है वो। टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ ऑफ एक्सक्लूडिंग जीएसटी इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। अगर आपके ऊपर कोई सप्लायर कर रहा है और प्राइस के साथ बोलता है कि नहीं आपको ये टैक्स और देना पड़ेगा, ये टैक्स और लगेगा, तो वो टैक्स भी उस वैल्यू का पार्ट माना जाएगा, उसको यहां पे जोड़ना पड़ेगा। अब एनी टैक्सेस में आप ये समझिएगा, आपके टैक्सेस में जीएसटी भी आता है, लेकिन ये जीएसटी यहां कवर नहीं किया जाएगा। रीजनिंग के साथ बताइएगा जीएसटी यहां पे कवर क्यों नहीं कर रहा वो। आप देखिएगा कोई भी जीएसटी को छोड़कर, अब जीएसटी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, बात समझ में आया। लेकिन आपने को इसमें किसी को भी टच नहीं करना है। यूटीजीएसटी ये कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं हो सकते। रीजनिंग देगा कोई, देखो रीजनिंग से पढ़ोगे ना चीजें याद हो जाएंगी, रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है। और अगर वैल्यू में, अगर हमें वैल्यू पे जीएसटी निकालना है और इसी वैल्यू को अगर जीएसटी जोड़ देंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी कहानी चलती रहेगी, हर बार वैल्यू में जीएसटी जुड़ेगा, फिर जीएसटी निकालेंगे, फिर जीएसटी जुड़ेगा, इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा ना। तो उनका ये कहना है कि यहां पे एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, जो भी बोलना है आप बोलिएगा, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पे जीएसटी की बात नहीं होगी, यहां पे आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी प्राइस वो आएगा जीएसटी, तो आपको यहां से जीएसटी अलग करना होगा, जीएसटी आपको शामिल नहीं करना होगा, राइट। जीएसटी को एक्सक्लूड करना होगा। आप जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि प्राइस दी हुई है, उसमें लिखा है इंक्लूडिंग जीएसटी और वैल्यू निकालने को दिए हैं, तो आपको प्राइस निकालना यानी वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को क्या करना होगा। देखो इंक्लूड नहीं करना है का मतलब ये होता है कि आप उसमें अगर वैल्यू में जीएसटी जोड़ा हुआ है तो जीएसटी को एक्सक्लूड करना होगा। जैसे मैं आपको जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1,18,000 रुपए वैल्यू आ गई आपको दी हुई है और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आप इंक्लूडिंग जीएसटी आ गया जिसपे लिखा है @18% जीएसटी शामिल है। अब आपसे बोला जा रहा है कि वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? आपको ना 18% जो इनका इंक्लूड है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, वो एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए फॉर्मूला लगता है 1,18,000 जिसमें आपका 100 + 18 शामिल है, यानी 118, राइट। और आपको वैल्यू क्या निकालनी है? 100। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 1 लाख। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि जीएसटी इंक्लूडिंग है, तो सबसे पहले आप उसको एक्सक्लूड कर लीजिएगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको याद हो गया। एनी टैक्सेस, इसमें मत सोचना जीएसटी के अलावा जो भी टैक्सेस दिखे ना वो सब वैल्यू का पार्ट होता है, अगर सेपरेटली चार्ज किया गया है सप्लायर के द्वारा तो, राइट। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट खत्म हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट 15(2)B। बी मतलब बिहाफ ऑफ सप्लायर। देखो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है बुक में, आप देखिएगा पॉइंट को याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। बिहाफ ऑफ सप्लायर से याद हो जाएगा कि अगर कोई रिसिपेंट यानी जिसने सर्विसेज सप्लाई ली है वो सप्लायर के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में अब वो कोई भी पेमेंट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला है सप्लायर से भाई मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करो,
रॉ मटेरियल बोलता है भाई साहब इसमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, आप एक काम करो, इसकी प्राइस तो ये है लेकिन आपको इसमें मटेरियल भी देना पड़ेगा, या इसका पैकिंग चार्जेस या वो सब जो भी खर्चा आता है जो कि मेरे को करना है वो आप मेरे यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। तो बिहाफ ऑफ सप्लायर अगर किसी रिसिपेंट ने कोई भी चार्ज मतलब कोई भी पेमेंट किया हो तो वो वैल्यू का पार्ट मान लिया जाएगा, राइट। तो यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको कैसे लिखा है। एनी अमाउंट दैट supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल में वो चीज शामिल नहीं है। इसके अलावा सप्लायर ने ये बोला है रिसिपेंट को कि आपको ये वाला पेमेंट भी करना है। अगर वो ऑब्लिगेशन है किसका, सप्लायर का, जो सप्लायर को बेयर करना चाहिए था वो चीज अगर रिसिपेंट बेयर कर रहा है तो समझिएगा बिहाफ ऑफ सप्लायर वाला नियम लग जाएगा। बिहाफ ऑफ सप्लायर अगर रिसिपेंट ने पेमेंट किया है, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये बी से बिहाफ ऑफ सप्लायर ऐसा लिख लीजिए, इससे आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अगर रिसिपेंट ने पेमेंट किया है तो वो चीजें आपको प्राइस में जोड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन 15(2)(c। देखिए सी से यहां पे सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कमीशन। अब कमीशन क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को सेल करते हैं ना और सेल करने पे अगर हमें किसी को कमीशन देना पड़ा तो ये क्यों दे रहा है, इन रिलेशन टू सेल, यानी कि सेल की वजह से दे रहा है। तो देखो सेल की वजह से ना कमीशन के अलावा और भी खर्चे होते हैं। इसको अगर मैं बोलूं तो यहां से शुरुआत नहीं हो रही, ये होता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब जब हम कोई चीज सेल करते हैं ना तो उसके और भी फर्दर हमको खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें पैकिंग करनी है, ठीक है, या फिर इसमें ना लिखे हुए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन and packing charged by the supplier to the recipient of supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services। अगर सप्लायर को और कोई भी खर्चे करने पड़े सरकार किसकी वजह से, सेल की वजह से, जैसे कमीशन पेमेंट करेगा, पैकिंग कराएगा, या कोई भी चीजें आप जो भी सेल से रिलेटेड होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सारे खर्चे वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी, राइट। यहां पे सिर्फ कमीशन लिख देने से सिर्फ कमीशन याद नहीं रखना है आपको, इसका मतलब ये हुआ कमीशन के साथ यहां पे लिख देना इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे आप, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल क्या होते हैं, जो सेल में सहायक होते हैं, राइट, सेल करने में। फिर उसके बाद आता है एक 15(2)(d। डी मतलब देखिए इसमें भी सीधा सीधा वर्ड नहीं मिलेगा, यहां से डी से मैं बनाऊंगा डिले। डिले कर दिया, अगर आपने रिसिपेंट ने कोई डिले कर दिया, किस चीज के लिए डिले कर दिया, किस चीज के लिए डिले कर रहे, रिसिपेंट किस चीज के लिए डिले करेगा, रिसिपेंट किस चीज के लिए डिले करेगा, पेमेंट के लिए। अब पेमेंट की वजह से मान लो रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट लेट किया तो सप्लायर ये बोलेगा ना भाई साहब आपने डिले कर दिया है, इसका मुझे चार्जेस दो या इंटरेस्ट पे करो। तो कोई भी अगर पेमेंट अगर डिले हो रहा है और उस पर अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या पेनल्टी चार्ज कर रहा है, लेट फीस चार्ज कर रहा है, ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, या इसको इंटरेस्ट बोल लो, पेनल्टी बोल लो, लेट फीस बोल लो, वो सब यहाँ पे डिले की वजह से जो भी पेमेंट किया गया है रिसिपेंट के द्वारा वो भी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। लिखा हुआ है, पढ़ के सुना देता हूं। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसेशन फॉर एनी सप्लाई, ठीक है। तो डिलेड पेमेंट आप याद रखिएगा, डिलेड पेमेंट से आपको डी याद रहेगा 15(2)(d। देखो सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सेक्शन अपने आप ही याद कर रहा है, सेक्शन ही आपको प्रोविजन याद करा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है, बात समझ आ रहा है। तो डिलेड पेमेंट का वजह से आपने जो भी क्या नाम कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी चार्जेस या लेट फीस जो भी नाम देना चाहे वो आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक 15(2)(d में कवर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम 15(2)(e). ई में आपको ये बात याद रखिएगा, ई से यहां पे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें वर्ड आ रहा है सब्सिडी। तो आपको है ना जोर से ऐसे करके लिखना पड़ेगा सब्सिडी। तो उससे क्या होगा कि आपका वो 15(2)(e) याद रहेगा। तो आप इससे याद कर लीजिएगा, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, यानी कि जो डायरेक्टली लिंक हो प्राइस से वो सब्सिडी की बात हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है ना, वो प्राइस का पार्ट नहीं हो सकता कभी। रीजनिंग दीजिए, रीजनिंग दीजिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको वैल्यू में पार्ट नहीं मानना चाहती। देखो सब्सिडी मतलब जो प्राइवेट सब्सिडी, जैसे मान लो मेरे को कोई चीज आपको सप्लाई कर रहा हो और अगर मान लो मैंने बोला यार आपने बोला मुझे कि 1 लाख रुपए की सप्लाई होगी, अगर मैं 1 लाख रुपए की सप्लाई बोलूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा 1 लाख पे 18% यानी 18,000 रुपए।
तो मैं क्या बोलूँगा, एक काम कर 40,000 में सप्लाई कर, बाकी चीज़ें मैं ना आपको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो लोग है ना इस तरह की घटनाएं होंगी, मैनिपुलेशन होगा, प्राइस से छेड़छाड़ होगा, तो उन्होंने बोला नहीं सब्सिडी वर्ड भी आगा तो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो सप्लाई कर रही है, सब्सिडी दे रही है तो वो वैल्यू का पार्ट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का किस मंशा क्या है, वैल्यू को कम करना, वैल्यू को कम करना। और उसी पे अगर मान लो उसको मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को भी ऐड कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, जीएसटी बढ़ जाएगा। तो फिर क्या मतलब हुआ, एक तरफ क्या कर रहे हो आप, दया कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना जीएसटी के रूप में आप कलेक्शन कर रहे हो। जब इतना पैसा आपको सब्सिडी के रूप में दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जीएसटी भी तो माफ कर सकते हैं ना उस पर। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल नहीं है, बाकी सब्सिडी आपकी ऐड होगी जो कि डायरेक्टली लिंक होगी प्राइस से लिंक होना जरूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अपन लगा लेंगे, आपकी बुक में भी दिए होंगे क्वेश्चन। ये बुक के जितने भी स्टडी मेट के जितने भी क्वेश्चन है आपको करके जाना है, और मैं आपसे बोल रहा हूं 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको मिलने वाला है। और तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसको कितना इंपॉर्टेंस देनी है आपको। ये आपके पास सीधे सीधे नंबर आएंगे, आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाली बात बता दी, सेक्शन 15(1) पढ़ा दिया, एक्चुअली पेड और पेबल, और 15(2) इंक्लूड्स क्या क्या होगा, ABCDE से ही याद रहेगा आपको कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। और एक्सक्लूड्स वर्ड में अभी पढ़ाने वाला हूं सेक्शन 15(3). सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये चीज पढ़ने में और कंफ्यूजन में बहुत लगता है, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन आप लोग किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे आपको याद करने में भी सहूलियत हो रही है। एक बात और एक है, टेक्स्ट पॉइंट में एक पार्ट लिखी हुई है टीसीएस। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस में, अब यहाँ पे टीसीएस वर्ड भी आता है। देखो अभी आप लोगों ने ना इनकम टैक्स में भी टीडीएस टीसीएस पढ़ा है आपने, आप जीएसटी में भी टीसीएस टीडीएस पढ़ेंगे, बट यहां पे ये बोल रहे हैं कि टीसीएस जो होता है ना वो एक तरीके से कंट्रोल करा जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, वो टैक्स वगैरह डायरेक्ट मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि वो टैक्स नहीं होता है, वो सिर्फ एक इंटरनल कंट्रोल करने के लिए टीसीएस और टीडीएस वगैरह यूज की जाती है, तो वो टैक्सेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए लिखा है कि टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट शैल नॉट कंसीडर्ड एज एन इंटरिम लेवी एंड नॉट द फाइनल टैक्स, राइट। तो इसको हम फाइनल टैक्स मान के इसको ऐड नहीं करेंगे, टीसीएस वगैरह आ रहा है तो उसको अलग से ऐड मत करिएगा, राइट। तो ये विशेष रूप से एक बार पॉइंट है, टैक्स पॉइंट में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पूरी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन 15(3). यहां से मैं रूल्स अलग कर रहा हूं, एक छोटा सा रिवीजन, आमिर ध्यान से सुनना। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर का आएगा। यहां पे जीएसटी कैलकुलेट करने में वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जीएसटी रेट अप्लाई करना पड़ता है, जीएसटी रेट दिया रहता है, गिवन रहता है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी होती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू वही जो साफ सुथरी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन ना हो। अगर आप किसी रिलेटेड को बेचते हो तो उसमें मैनिपुलेशन संभव है, आप अगर सोल कंसेशन नहीं है तो मैनिपुलेशन संभव है। इसलिए यहां पे उन्होंने बोला कि जब भी आप रिलेटेड को बेचेंगे, सोल कंसेशन नहीं होगा, तो सेक्शन 15(4) ये बोलेगा कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालिए। तो रूल्स का एक सेपरेट चैप्टर है, सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अभी फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(1), 15(2), 15(3) ये 3 सेक्शन काम करते हैं। तो उसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं कि 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3), इसका मतलब ये हुआ कि पहले 15(1) मतलब बेस प्राइस जो कि आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई, ये लिखा रहेगा, अलग से आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आएगा 15(2), इसको ऐड करना है, इंक्लूड्स क्या क्या होगा, तो उसमें सेक्शन है 15(2)A, B, C, D, E, ये सेक्शन ही आपको बताएंगे कि क्या ऐड करना है। 15(2)A बताएगा कि एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस, जो भी सरचार्ज है, जो भी बोलना चाहेंगे सब इसमें ऐड होगा, अदर देन जीएसटी। जीएसटी शामिल नहीं होगा, ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे जीएसटी शामिल नहीं करना है अपने को, जीएसटी शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजनिंग के साथ पढ़िएगा, क्योंकि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है, राइट। इसलिए यहां पे जीएसटी वाली बात कोई भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आएगा 15(2)B, B मतलब बिहाफ ऑफ सप्लायर। बिहाफ ऑफ सप्लायर मतलब कि सप्लायर को जो ऑब्लिगेशन है कि उसको खर्चा करना चाहिए था, वो रिसिपेंट बियर कर रहा है। अब रिसिपेंट मतलब जो सप्लाई ले रहा है वो खर्चा कर रहा है, पूरा उसका सप्लायर का पेमेंट वो कर रहा है। तो यहां पे सप्लायर ने कोई से सप्लाई ली होगी और उससे बोल दिया रिसिपेंट ने, भाई उसको सप्लाई का पैसा दे देना, तो ये ऑब्लिगेशन किसका था, सप्लायर का।
तो सप्लायर के ब्याज पे अगर रिसिपेंट पेमेंट कर रहा है तो वो भी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा, ऐड किया जाएगा। सी मतलब कमीशन। कमीशन जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, पैकिंग होती है, कमीशन होता है, और भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सेल करने में लगाए जाते हैं, वो सारे इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है। फोर्थ में डिलेड, डी मतलब 15(2)(d) डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट होने की वजह से उससे अलग से कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, लेट फीस हो गया, या जो भी नाम आप देना चाहो वो चार्जेस आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, राइट। 15(2)(e), ई मतलब सब्सिडी। ये ई वर्ड जो आया ना सब्सिडी, मतलब इस तरह से पढ़िएगा, हालांकि लास्ट में बाय आता है सब्सिडी में ना, नहीं तो आप बोलोगे सर को इंग्लिश भी नहीं आती, थोड़ी बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब्सिडी याद करने के लिए बताया मैंने। तो ये ई वर्ड जो है ना, तो ये सब्सिडी, और इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो सब्सिडी होती है वो ऐड नहीं की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और सब्सिडी वही लिंक की जाएगी, वही ऐड की जाएगी जो कि डायरेक्टली लिंक होगी प्राइस से। ठीक है, इस पे क्वेश्चन होगा वो अपन करेंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैं ये रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, रूल 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे सिलेबस में लिखे हुए हैं आपको, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, राइट। इसके आप पिक ले लीजिए एक, अगर लेना चाहें तो। ओके चलिए, तो मैं ये रूल्स वाली बात यहां से खत्म कर रहा हूं, अभी यहां पे हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं एक्सक्लूड्स की। एक्सक्लूड्स क्या क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें एक्सक्लूड्स होंगी, और अगर याद करने के लिए अगर मैं बोलूं तो डिस्काउंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूड क्या होता है, डिस्काउंट। यहां लिख लो आप, डिस्काउंट क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, वैल्यू का पार्ट नहीं होता है। और डिस्काउंट दो तरीके का होता है, और इसको मैं याद करने के लिए बोलूंगा, एक डिस्काउंट जो बिल में दिखता है, ठीक है, और एक डिस्काउंट जो दिल में दिखता है। अब मतलब आप ये बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, देखो बिल में दिखता है मतलब वो डिस्काउंट जो नॉर्मली व्यापारी लोग देते ही हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलो या कोई भी, तो वो लोग अपने बिल में ही डिस्काउंट करके लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वैल्यू का पार्ट कभी होता ही भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत आसान पार्ट है, ये सप्लाई के समय ही पता होता है डिस्काउंट, कि भैया मुझे इतना डिस्काउंट देना है, इसको 2% देना है, 5% देना है, 10% देना है, वो डिस्काउंट आपका माइनस हो जाता है बिल में, और वो दिखाता भी है कि भैया ये बिल इतना का है, इसमें इतना डिस्काउंट दिया है, इसके बाद वैल्यू है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई, इसमें एक्सक्लूड करना ही है, ध्यान आपको ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक दिल में दिखता है, यानी कि बिल में नहीं दिखता, वो दिल में दिखता है, मतलब ये पता है कि सप्लायर और रिसिपेंट को कि भाई देखो कुछ ऐसी इवेंट होगा भविष्य में जिसकी वजह से मुझे ना डिस्काउंट देना पड़ सकता है, ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है। दिल में दिखता है मतलब ये नहीं कि दिल में मतलब एकदम इमोशंस में आ गए, वो तो यार इसमें क्या है, ये तो ओरली बात हो रही है, ऐसा नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट होता है यहाँ पे। तो दिल में दिखता है मतलब कि आपको बिल में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक एग्रीमेंट जरूर होगा सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में, और वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि आपने कुछ ऐसी घटना, जैसे कि मान लो उसने बल्क टारगेट अचीव कर लिया, भाई टारगेट अचीव कर लिया, आपने 10 लाख यूनिट बेच दी, 1 लाख यूनिट बेच दी, तो हमने बोला भैया 10 लाख की सप्लाई कर दी, 1 लाख की सप्लाई कर दी, तो उन्होंने बोला अगले बिल में मैं आपको ना इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये चीजें ना इमीडिएटली नहीं होगी, सप्लाई के समय नहीं पता तो रहेगा कि आप इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपने अगर ये टारगेट अचीव कर लिया ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, एग्रीमेंट में लिखा हुआ, रिटर्न एग्रीमेंट होता है ये, तो लिखा हुआ है, एग्रीमेंट होगा। और दूसरी बात एक चीज और होगी, जब आप उस बिल के अगेंस्ट में देखो, एक बिल होता है, जैसे मान लो एग्रीमेंट हुआ, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे आईटीसी वाला, जो आपको मैंने बताया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, राइट। इसको मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि आपको एकदम से नहीं आएगा ये चीज। दो चीजें कंडीशन पूरी होती है तब जाकर ये डिस्काउंट एक्सक्लूड होता है। एक तो एग्रीमेंट वाली बात तो आप समझ चुके हो कि सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में एग्रीमेंट है कि भैया अगर कुछ ऐसी जो भी कंडीशन डली होगी, अगर वो आपने अचीव कर लिया तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन डिस्काउंट तो तब दिया जाएगा ना, बाद में दिया जाएगा ना, बिल तो पहले इशू हो गया होगा, राइट। जैसे मान लो यहां पे आपने 1 लाख का बिल बनाया था और इस पे 18% जीएसटी लगाया था आपने, तो आपने कितना दिया था 18,000, तो 1,18,000 रुपए हो गया। अब 1,18,000 रुपए का पेमेंट तो आपने पहले ले चुके हो, इससे ले चुके हो, और ये 18,000 रुपए कहां चला गया पता है आपको, कहां चला गया ये 18,000 कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास। और जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो ये जो सप्लायर है और ये रिसिपेंट है, तो इस रिसिपेंट को क्या मिलने वाला है, इस रिसिपेंट को क्या मिलने वाला है, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको ना 18,000 रुपए का क्या मिल गया,
आईटीसी मिल गया। आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 18,000 का आईटीसी से हो गया इसके पोर्टल पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने क्या किया बाद में, क्योंकि ये बिल पहले इशू हो चुका था, ओरिजिनली बिल पहले इशू हो चुका था, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब डिस्काउंट देने के लिए वापस बिल थोड़ा लेंगे और उसमें वापस से डिस्काउंट लिख के थोड़ा देंगे भाई। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक फर्दर डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट नोट। तो सप्लायर क्या देगा, उसको क्रेडिट नोट देगा। जैसे मान लो उसने 10% का वैल्यू कम करी, डिस्काउंट दे दिया 10% का, क्योंकि उसने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो 10,000 रुपए यानी कि 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 पर अगर वो करेगा तो 10,000 का जो आईटीसी पहले ले चुका है सामने वाला 18,000, ये उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? भाई देखो क्रेडिट नोट से क्या होगा आप समझिए। क्रेडिट नोट से ये लायबिलिटी कम हो रही है। आप लोगों को मैंने ना इनवाइस और अगर पढ़ाया ही है मैंने, आपको अगर कुछ याद आ रहा होगा तो एक बताया था डेबिट नोट। डेबिट नोट से हमेशा लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और एक होता है क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट से हमेशा लायबिलिटी कम होती है। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे लायबिलिटी कम होगी, यानी गवर्नमेंट को तो आप दे चुके हो 18,000 रुपए। अब गवर्नमेंट से बाद उम्मीद कर रहा हो कि भैया हमने ज्यादा दे दिया है क्योंकि हमने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, अब दिया है जाकर। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई साहब आपने दिया है ना तो हमने इसको दे दिया है, रिसिपेंट को आईटीसी के रूप में दे दिया है और इसने उस चीज को एंजॉय करा है। तो और अगर आप ये बोलते हो कि मुझे एक्सक्लूड करना है, अपने डिस्काउंट के रूप में इसको एक्सक्लूड करना है अंडर सेक्शन 15(3) के थ्रू, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया पहले तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि एग्रीमेंट था क्या। यस। दूसरा, वो आईटीसी जो 10,000 रुपए पे इसने लेके बैठा हुआ है, 10,000 पे अगर 18% लिखे तो कितना होता है? 10,000 पे 18% कितना होता है? 1,800 रुपए। वो आईटीसी रिसिपेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि वो आईटीसी रिवर्स करना मतलब क्या होता है, वो आईटीसी अवेल करना और आईटीसी को रिवर्स करना। रिवर्स करना मतलब सरकार को वापस करना होगा, उतना क्लेम कम करना पड़ेगा। तो वो आईटीसी यहां से रिवर्स करेगा। तो यहां पे जो कंडीशन आएगी सेकंड वाली कि आईटीसी रिवर्सल होना चाहिए, आईटीसी रिवर्सल होना चाहिए बाय रिसिपेंट, ये कंडीशन डली हुई है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो अब जाकर आप इसमें वैल्यू में से इस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए, समझ में आई या नहीं? यस सर। आगे समझ में? तो देखो इसमें बेसिकली इस पूरे बोर्ड में जो चीजें लिखी गई है ना, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, 4 से 5 नंबर का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जो भी बताया है, और इसमें कुछ बेसिक चीजें और हैं एक्स्ट्रा जो अपन पढ़नी है, मैं आपको अब मटेरियल से पढ़ा देता हूँ। देखिए इस पूरे प्रोविजन को मैं अगर शुरू से लूँ तो सबसे पहले हेडिंग डली हुई है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के नीचे पूरा एक टेबल बना के दिए इनने, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। ये आपको मैंने पहले ही समझा दिया था। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है कंसिडरेशन होली इन मनी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। जब देखो तब अनरिलेटेड पार्टीज होगा और सोल कंसेशन होगा तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला नियम लगेगा, राइट? वही बात लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ है इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टी हुई तो मैंने क्या बताया था, सेक्शन 15(4) बोलेगा कि रूल्स को फॉलो करो। अब आपको 15(1), 15(2), 15(3) तरफ नहीं देखना है, आपको रूल्स की तरफ देखना है, और रूल्स लिखे हुए हैं 27 से लेकर 34 तक के हम रूल्स अभी पढ़ने वाले हैं, राइट? फिर उसके बाद अगर मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन स्पेसिफिक मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे हाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन स्पेसिफिक मैनर इज प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ लॉटरी बेटिंग, ये सब में रूल 31A लगता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसको भी। फिर सर्टेन स्पेसिफिक केसेस लाइक इंश्योरेंस एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट, रूल 32 लगेंगे। प्योर एजेंट कॉन्सेप्ट रूल 33 में आएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आएगा रूल 34 में, ठीक है। और रिलेटेड पार्टीज वाली बात आती है तो रूल 27 से लेकर 31 तक में कवर होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, रूल्स बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको 15(1), 15(2), 15(3) पढ़ना है। तो मैंने 15(1) पढ़ा दिया था, और उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सेल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई और नॉट रिलेटेड, यानी कि सप्लायर और रिसिपेंट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे,
और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और सोल कंसिडरेशन क्या होगा, एक प्राइस जो होगी वो सोल कंसिडरेशन होगी, तब जाकर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मानना है, सेक्शन 15(1) में लिखा हुआ है, राइट। फिर लिखा है इन अदर वर्ड्स ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल सप्लाई प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। रिपीटेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। सप्लाई और रिसिपेंट आपस में रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस सेल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा इफ aforesaid conditions are fulfilled the transaction value subject to certain adjustments। certain adjustments क्यों बोला, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ रहा है ना, प्लस करना पड़ रहा है और माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए क्या लिख दिया हमने, सर्टेन एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे 15(2) के अकॉर्डिंग इंक्लूड करने के लिए चीजें ऐड करनी है, 5 चीजें ऐड होगी, 5 के अलावा छठवा कुछ भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे माइनस होने के लिए डिस्काउंट ही है, जो एक बिल में दिखता है और एक दिल में दिखता है। मैं लिख दिया है दिल में दिखता है, मतलब आप इस तरह से मत लीजिएगा, उसका एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और आईटीसी रिवर्स की जानी चाहिए, तब जाकर आपका ये एक्सक्लूड करने को दिया जाएगा, ठीक है। और वैल्यू एक्सक्लूड करना मतलब समझ रहे हो, जीएसटी कम आएगा, इसलिए एक्सक्लूजन वाला पार्ट को भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आता है मनी का मतलब क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मनी का इसमें कोई अपने को इतना ज्यादा वो नहीं करना है। इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, ये सब मनी के फॉर्म है। बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, एक बार पढ़ लीजिएगा। पर्सन की डेफिनेशन को भी हमें इतना उससे नहीं पढ़ना है। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, हम बस रिलेटेड पर्सन को पढ़ना है, क्योंकि पर्सन को तो मैंने ऐसा बताया था कि पर्सन में इनकम टैक्स में जो पर्सन लिखा हुआ है ना, वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ और भी चीजें ऐड कर दी हैं, जबकि वो करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जीएसटी में थोड़ा सा पर्सन को एक्सप्लोर कर दिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिलेटेड पर्सन समझना जरूरी है। और रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, इसको मैंने आपको कहां पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है, सप्लाई चैप्टर में पढ़ाया है। जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, हाँ, जब मैं आपको शेड्यूल 1 पढ़ा रहा था, वहां बताया था कि विदाउट सप्लाई, विदाउट कंसेशन सप्लाई अगर किसी को रिलेटेड पर्सन को की जाती है, पढ़ाया था। डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, ये सब वहां पे मैंने अच्छे से पढ़ा चुका हूं, इसको आप देख लीजिएगा। और यही बोला था शॉर्ट की एक कंपनी के या बिजनेस में कोई डायरेक्टर है, ऑफिसर है, वो रिलेटेड होगा, या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, पार्टनर्स है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, सब बता चुका हूं मैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल करना, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिलेटेड होंगे। एक दो को कंट्रोल कर रहा है तो वो दो भी आपस में रिलेटेड होंगे, दो एक को कंट्रोल कर रहा है तो वो आपस में रिलेटेड होंगे। ये सब बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ कवर कर लिया था मैंने, इसको आप देख लीजिएगा। फिर ये सब काम की चीजें नहीं। कंसेशन को मैंने पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। कंसेशन मनी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, क्लियर है। तो दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे डिफाइन कर दिया था कंसेशन में। फिर उसके बाद अपन आते हैं डिपॉजिट जो होते हैं। डिपॉजिट जैसे मान लो रेंट पे आपने कोई चीज ली है, जैसे मान लो आपने किसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, पगड़ी, आपने कुछ को एक डिपॉजिट बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर देते हैं। तो जैसे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है, वो कोई किसी प्रकार का कंसेशन नहीं है वो, हाँ, लेकिन अगर आपको उसको रेंट में एडजस्ट करना चाहोगे, उस डिपॉजिट्स को बोलोगे भैया डिपॉजिट्स में कोई में से एडजस्ट कर लो, तो फिर वो कंसेशन बन जाएगा। तो यहां पे साफ लिखा है कि हाउएवर डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसेशन फॉर द सेट सप्लाई, ठीक है। मतलब डिपॉजिट्स में कंसेशन नहीं माना जाएगा, पेमेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डिपॉजिट्स को अगर आप उसमें सेटल कर रहे हो अपने रेंट के साथ, तो फिर वो कंसेशन बन जाएगा, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ए कंपनी वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, ये कुछ भी अपना काम का। फिर उसका टेबल है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, ऐसा ही फॉर्मेट लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस सर्टेन इंक्लूजन्स माइनस सर्टेन एक्सक्लूजन्स, ठीक है। इसमें मैंने सेक्शन लिखे हैं, वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किए हैं, हालांकि नीचे लिख दिया है मैंने। फिर उसके बाद प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, यहाँ पे प्राइस वैल्यू मतलब सेक्शन 15(1) के हिसाब से आएगी। फिर 15(2) का एडजस्टमेंट्स ए से लेकर ई तक का सारे पॉइंट आपने को कवर कर लिए हैं, और 15(3) भी यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ये टेबल आपकी बिल्कुल एज इट इज जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ वैसा का वैसा मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। स्टडी मेड का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इवन अगर मान लो आपके पास कोई एमटीपी है, आरटीपी है, मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके वैल्यूएशन वाले चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज जैसा का तैसा छपके भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो
ठीक है, इसको आप देखिएगा एग्जाम्पल 21 पढ़ लीजिए पहले। इफ द वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज ₹100 एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18, द टैक्स अमाउंट कितना होगा? ये बेसिक क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि वैल्यू अगर इंक्लूसिव टैक्स 100 है और जीएसटी रेट 18 है तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? हाँ लिखा है ना, इफ द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज 100, तो कैसे करोगे? देखो 100 में टैक्स शामिल है कितना परसेंट? 18%, यानी कि 100 प्लस 18 ये शामिल है। इसको मैं अगर ऐसे बोलूं तो 118 भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए लिखा हूं। और इसको अगर आपको टैक्स निकालना है तो क्या निकालेंगे? इंटू 18 कर देंगे तो आपको टैक्स निकल जाएगा। और अगर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे तो टैक्स वैल्यू निकल जाएगी, राइट, टैक्सेबल वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बेसिक है, मैथमेटिकल है, मतलब आपको इस पर थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर मान लो इंक्लूसिव वाली बात आए तो इंक्लूसिव में क्या करेंगे? जैसे 100 में इंक्लूड है जीएसटी, तो एक तो बेस प्राइस यानी 100 प्लस जीएसटी रेट 18, 118 हो गया। और इसको अगर एक्सक्लूड करना चाहें, मतलब वैल्यू निकालनी है टैक्सेबल, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और अगर जीएसटी निकालना है तो मल्टीप्लाई जीएसटी करेंगे, राइट। इसमें और भी क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर 1000 टू मिस्टर बी। इन दिस एग्जांपल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडरेशन चार्ज दैट इज 1000 प्रोवाइडेड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर बी आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस द सोल कंसिडरेशन। देखो इसने सेल किया बी को, ए ने किसको सेल किया? बी को 1000 का, और ये बोल रहा है कि बी ना तो वो रिलेटेड है और ये प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है। तो मुझे बताओ कि वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है 1000, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द सप्लायर सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹5 lakhs टू द रिसिपेंट। ये सप्लायर जो है रिसिपेंट को 5 lakhs का गुड्स क्या करता है? सप्लाई कर रहा है। अगेंस्ट दिस सप्लाई 3 lakhs इज पेड बाय द रिसिपेंट डायरेक्टली। उसने क्या करा? 5 लाख की सप्लाई की ना, तो 3 लाख डायरेक्टली पे कर दिया सप्लायर को, और बैलेंस 2 लाख जो है इज पेड बाय द रिसिपेंट्स डेटर, पेड बाय द रिसिपेंट डेटर। बोथ द पेमेंट विल बी द इंक्लूड इन द प्राइस। तो मैंने बोला था कि कंसेशन में एक चीज और है कि व्यक्ति रिसिपेंट खुद दे या किसी और को से दिलवाए, वो दोनों कंसेशन के पार्ट माने जाते हैं। जैसे मुझे आपसे फीस लेनी, तो आपने कुछ मेरे को दे दिया, कुछ आपके पापा ने दे दिया, या ब्रदर ने दे दिया, या फ्रेंड ने दे दिया, तो वो कंसेशन का पार्ट माना जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख 3 लाख रुपए उसने डायरेक्टली दे दिए और 2 लाख इसके डेटर्स ने दे दिए थे रिसिपेंट के, तो भी वो माना जाएगा वैल्यू 5 लाख। फिर हम चौथा पॉइंट देखिएगा, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। कंफर्टेबल है ना, आगे बढ़े। फिर फोर्थ पॉइंट, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 20,000। मिस्टर ए चार्जिंग पैकिंग चार्जेस ऑफ 1000। मिस्टर इज ऑल्सो पेइंग फ्रेट ऑफ 3000 फ्रॉम मिस्टर एज प्रमाइसेस टू मिस्टर बीज प्रमाइसेस। इन दिस केस टैक्सेबल वैल्यू सेल बी कितनी मानी जाएगी वैल्यू? आप समझिए, यहां पे 20,000 का सप्लाई की गई है, लेकिन जो है चार्ज किए गए हैं 1,000 रुपए पैकिंग चार्ज भी लगे हैं, और साथ में 3,000 रुपए फ्रेट भी लगा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वैल्यू 24,000 हो जाएगी, राइट। फिर है फिफ्थ पॉइंट में, एक कैफेटेरिया इन एक्स लिमिटेड, ए कॉर्पोरेट ऑफिस प्रोवाइड्स lunch at 120 per plate to the employees of the company. However, the vendor in the cafeteria receives an amount of ₹70 per plate in the form of subsidy from X Limited. ठीक है, for providing the food at the lower rate, here value of 70 will be added. अब मुझे बताइए, 120 रुपए की थाली है और एम्प्लॉय जाके खाना खाता है, वो सिर्फ 50 रुपए दे रहा है, 70 रुपए उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी? इसके हिसाब से अगर बात करूं तो इसमें प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल कितनी हो गई? 50, मतलब वैसे तो 120 ही है देखा जाए तो, लेकिन अगर मान लो अलग से दिया है कि 50 रुपए प्राइस दी हुई है, पेड किया हुआ है, और सब्सिडी 70 रुपए किसने दी है? एम्प्लॉयर ने दी है, तो ऐड होगी, तो वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे दे तो नहीं करना है ऐड, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना आप। फिर हाँ 120 हो जाएगी, हाँ 22 क्या चीज कर लोगे? चलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगर यहां तक कर लोगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। आप लेकिन प्लीज कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा, 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ 4 से 5 नंबर का सवाल है। 4 से 5 नंबर बहुत कम नहीं होते यार, है ना। चलिए, एग्जाम्पल 22,
आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट। इलस्ट्रेशन नंबर अपन आ गए हैं 22 पर, ठीक है। बाकी क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया कर लेंगे, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आरजी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू जीके प्राइवेट लिमिटेड। लिस्ट प्राइस दी हुई है ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, यानी 10 लाख, ठीक है। ये लिस्ट प्राइस दी है, मतलब 15 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी इन द सेल ऑफ सच गुड्स। म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लेवी किया है कितने का? 1 लाख। बताइए वैल्यू का पार्ट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एनी टैक्सेस में कवर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर लिखा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स। ये पार्ट होगा क्या वैल्यू का? सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी को हमको एक्सक्लूड करके चलना है। फिर है पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूड इन द प्राइस। ये प्राइस में शामिल नहीं है पैकिंग चार्जेस। क्या ऐड होगा? ये क्या ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिखा है। क्यों? हाँ, कहाँ लिखा है? इंक्लूड नहीं है ना, ऊपर जो प्राइस नॉट इंक्लूडेड है ना, इसलिए तो। ये प्राइस में इंक्लूड है क्या? 10 लाख। भाई ये 10 लाख रुपए की जो प्राइस है उसमें क्या 20,000 रुपए अलग से पैकिंग चार्जेस इसमें ऐड किया हुआ है क्या? पैकिंग चार्जेस नहीं है, तो वैल्यू है कि नहीं 20,000 रुपए? हाँ, तो वैल्यू है ना, उसको ऐड करेंगे, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आरजी प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड ₹40,000 एज ए सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। एनजीओ से सब्सिडी मिल रही है, इसको ध्यान रखना, 40,000 की, राइट। तो द प्राइस ऑफ ₹10 lakhs ऑफ दिस गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। द प्राइस जो है ये कंसिडर करने के बाद की प्राइस है, मतलब इसमें प्राइस में शामिल नहीं है वो चीज, राइट। ये समझ लीजिएगा। ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द। देखो पहले एक बात कंप्लीट करो, क्या 40,000 रुपए वैल्यू का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ये। एनजीओ मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पे आपको क्या आएगा? 40,000 रुपए की सब्सिडी जो एनजीओ ने दी है ना, वो वैल्यू का पार्ट बन जाएगी अकॉर्डिंगली सेक्शन 15(2)E सब्सिडी, राइट। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, ये चीजें आपको सेक्शन सहित कोड करके आएंगे तो मजा और आएगा, ठीक है। एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आता है भाई, समझ गए। और फिर उसका आएगा लेस डिस्काउंट। अब यहाँ पे 15(3) में क्या लिखा है? डिस्काउंट ऐड करना है। एक बिल में दिखता है और एक दिल में दिखता है। बिल में दिखता है मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, देखिए क्या लिखा हुआ है? 2% ऑफ ऑफर्स। आरजी लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। लिखा है, मतलब क्या बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस पर वो क्या दे रहा है? 2% डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस क्या है? देखो यहां पे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अलग होती है। लिस्ट प्राइस मतलब जो बेसिक प्राइस है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 10 लाख, और 10 लाख का 2% कितना होता है? 20,000। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जो नेट आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेस सप्लाई, 5 out of 5, राइट। तो 5 में से 5 नंबर लाने हैं, तो आपको ये सब लिख के आना है। क्वेश्चन को फॉर्मेट में करेंगे और साथ में ना कुछ नोट्स भी डालते जाएंगे ना। वैसे तो जहां जरूरत होगी ना वहां नोट्स डालना ही है आपको। बिना नोट्स डाले आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, राइट। इसके बाद एक सर्कुलर आया था, क्लैरिफिकेशन आया है सर्कुलर का। इस क्लैरिफिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन तैयार करेंगे, राइट।